स्टैन स्वामी को गिरफ्तार किया जा चुका है 8 अक्टूबर 2020 को। स्टैन स्वामी मानवाधिकार कार्यकर्ता रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी को लेकर झारखंड ही नहीं देश के कई हिस्सों में दिल्ली तक आंदोलनों का एक सिलसिला चल पड़ा है। लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। स्टैन स्वामी कौन है? स्टैन स्वामी इसके पहले झारखंड में पिछले 3 दशकों से रह रहे हैं। आदिवासियों के हित में काफ़ी समय दिया है उन्होंने और उनके हितों की रक्षा के लिए वो कई बार आवाज़ उठाते रहे हैं। अपने आलेखों के जरिए, मीडिया के साथ मिलकर, कई बार आंदोलनों के जरिए मानवाधिकार के मुद्दे पर स्टैन स्वामी की पहचान झारखंड ही नहीं अब पूरे देश में है। इससे पहले भी स्टैन स्वामी को 2 बार एनआईए की टीम इंटरोगेट कर चुकी है। पिछली बार 12 जून 2019 को नामकुम स्थित उनके आवास पर एनआईए की टीम पहुंची थी। उसने इंटरोगेट किया। इससे पहले 2018 में भी एनआईए की टीम ने स्टैन को इंटरोगेट किया था। स्टैन पर आरोप है कि वो भीमा कोरेगांव हिंसा में लिप्त पाए गए। मजेदार बात यह रही कि पहली बार जब मामला कोर्ट गया, मुंबई हाई कोर्ट गया, तो वहां जज ने तमाम कागजातों के देखने के बाद स्पष्ट लहजे में कहा था कि स्टैन के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, इसलिए उन्हें अभियुक्त नहीं बनाया जा सकता है। हाँ, जैसा स्टैन बताते हैं कि यह सब स्टैन का ही स्टेटमेंट है। स्टैन बताते हैं कि जज ने इतना जरूर कहा कि पुणे पुलिस चाहे या जो जांच एजेंसी है वो चाहे तो आगे जांच कर सकती है और आगे अगर कार्रवाई में कुछ चीज़ें, कोई सबूत निकलता है कि उनका माओवादियों के साथ कोई संबंध है तो उन पर एक्शन लिया जा सकता है। स्टैन की उम्र 83 वर्ष है। 83 वर्ष का एक बूढ़ा व्यक्ति, उन पर चार्जेज लगाया है यूएपीए का। जी हाँ, यूएपीए एक ऐसा एक्ट है जिसमें बेल नहीं मिलेगा आपको। कोर्ट इसमें अपनी लाचारी दिखाता है यूएपीए को लेकर और इस बात को लेकर आंदोलन का एक मुद्दा यूएपीए भी है। बहरहाल, हम आज बात कर रहे हैं स्टैन स्वामी के बारे में। स्टैन स्वामी से पिछले 12 जून 2019 को मैंने लंबी बातचीत की थी। स्टैन से उनके बारे में पता किया था और उन्होंने खुद बताया कैसे वो अपने गांव त्रिची से, तमिलनाडु के त्रिची के रहने वाले हैं स्टैन त्रिची से झारखंड आते हैं एक जेsuit ईसाई फादर के रूप में, और वो अपना पूरा जीवन न्यौछावर करते हैं आदिवासियों के लिए, घोषणा करते हैं और पहले वो चाईबासा जाते हैं, उसके बाद वो एक सिलसिला चलता है। दरअसल मामला इसमें एक और गंभीर यह बन जाता है कि झारखंड हमेशा से बड़े बड़े पैसे वालों, औद्योगिक घरानों, कॉरपोरेट्स की नज़र में रहा है, उनकी गिद्ध दृष्टि रही है। झारखंड एक काफ़ी संपन्न प्रदेश है। 40% यहाँ महंगे, काफ़ी कॉस्टली मिनरल्स हैं यहाँ। इसके अलावा वन प्रदेश है तो वन की संपदा है और भोले भाले लोग जो आदिवासी हैं, करीब 26% यहाँ की आबादी के, उनको ठगा जाता रहा है। ये पुराने इतिहास में ये दर्ज हो चुका है, ये नई बात नहीं रही। और उनको ठगने का यह सिलसिला जारी कैसे रहे अगर स्टैन स्वामी जैसा व्यक्ति सामने खड़ा दिखाई हो। स्टैन ने कई ऐसे मुद्दे उठाए थे। उन्होंने उठाया था गरीब आदिवासियों, करीब 6000 आदिवासी, जैसा उन्होंने बताया 6000 आदिवासी, 2015 की खबर है कि 6000 निर्दोष आदिवासी झारखंड के जेलों में बंद हैं। इस मुद्दे को
स्टैन ने उठाया था और शुरुआत उनकी यहीं से हुई थी सरकार के साथ टकराव की। बहरहाल इसके बाद भी स्टैन आज के हालात में कहते हैं कि आज तो कोई भी नहीं बोल सकता इस सत्ता के खिलाफ। उनका निशाना मोदी सरकार है स्टैन का। अभी जो इसके पहले झारखंड में भाजपा की सरकार रही है उस दौर में भी स्टैन पर कई आरोप लगे हैं। पत्थलगड़ी का एक मामला था, उसमें भी स्टैन को दोषी बनाया गया, अभियुक्त बनाया गया, उसमें काफी लोग थे। बहरहाल आज हम बात करेंगे स्टैन के उस साक्षात्कार के बारे में जो मैंने लिया था 12 जून 2019 का, और उसको 4 हिस्सों में मैंने फिर से विभक्त किया है और इन 4 हिस्सों के जरिए स्टैन क्या कुछ अपने बारे में बताते हैं, क्या उनकी मंशा है, उन पर क्या आरोप लगे और वो कैसे उन चीज़ों का स्पष्टीकरण देते हैं, इस बारे में उस बातचीत में मिलेगा आपको। आप जरूर यह इंटरव्यू सिलसिला देखिए, इस श्रृंखला को देखिए और आप खुद तय करिए कि स्टैन कितने दोषी हैं। इस उम्र में 83 वर्ष के इस बूढ़े में क्या खास बात है कि लोग आज आंदोलित हैं उनकी गिरफ्तारी को लेकर। तो पहला श्रृंखला की पहली कड़ी यहाँ शुरू करते हैं। फादर स्वामी, आप अब चूंकि आप बहुत सारी चीज़ें आपने नज़दीक से देखी हैं झारखंड को, और ख़ासकर यहाँ के आपने कहा कि आदिवासियों की समझ, उनके मूल्य, उनकी समझदारी, उन सब चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा, संस्कृति, भाषा, सब कुछ नज़दीक से देखा। ये भी आप जानते हैं कि ये बहुत बड़ा खनिज का भंडार है और फॉरेस्ट है, मतलब यहाँ पे अपार संपदा है। आपको कई बार ये महसूस हुआ कि कहीं न कहीं इसके पीछे लोभी ऐसे घराने, इंडस्ट्रियल हाउसेस जो सरकार के साथ साठगांठ करके उसको हथियाने की कोशिश करते रहे हैं, जिसके लिए आपके कई आलेख भी चर्चित रहे हैं, इस पर आप कई बार आपने उंगली उठाई, इशारा किया जी। आप उस पर कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, आज की हालत में क्या है? अभी देखिए, जो भी शासक वर्ग हो और जिस पार्टी का भी हो, ये सब अभी कॉर्पोरेट इंडस्ट्रियल हाउस के कब्जे में हैं। वो तो हम सब जानते हैं। अभी गत इलेक्शन में जो हुआ, कितना पैसा 60,000 करोड़ रुपया खर्च किए गए सिर्फ चुनाव के लिए। और जो शासक पार्टी है वो कुछ 27,000 करोड़ रुपया खर्च की है एक पार्टी। वो पैसा कहाँ से आया? वो सब अधिकतर इंडस्ट्रियलिस्ट की ओर से आता है। और जब पैसा देता है और जितवाता है, उसके बाद बोलता है अरे तुमको मैं जितवाया, अभी तुमको पैसा दो, हमारे उसके बदले में दो, हमारा हिस्सा दो। अच्छा। इसलिए खासकर माइनिंग हो, मतलब फैक्ट्री, सब उसके लिए सरकार अधीन बन गई है। एक तरफ कॉर्पोरेट हाउसेस को अधीन बन गई है। या आपने इस 2 दशक करीब आपका हो गया, आप तो 91 से ही आ रहे हैं, 91 में ही आप आ गए, तो अब तो 3 दशक, करीब 3 दशक, 3 डिकेड्स हो गए आपको झारखंड को नज़दीक से देखते हुए। इन 3 डिकेड्स में आपने वो सब देखा, महसूस किया कि ऐसा एक्सप्लॉयटेशन हुआ है आदिवासियों का, यहाँ के लोकल लोगों का, ऐसा उनके ऊपर हाँ बहुत हमला तो हो रहा है, आर्थिक रूप में, सामाजिक रूप में, उनकी संस्कृति को नष्ट करने में, और बाहरी लोगों को आके यहाँ बसाने में, और ब्यूरोक्रेसी के लीजिए, नौकरशाह के लिए, सब अधिकतर बाहर के हैं। हाँ, इसलिए जो मामला है उसको आदिवासी का है। इसलिए गत हफ्ता ही हम लोग गुमला में 4 जन को लिंचिंग वहाँ गए, 5,000 लोग इकट्ठा हुए। उसके बाद सरकारी ऑफिसरों से मिलने हम लोग एक डेलीगेशन गए, और जितने भी पुलिस और वीडियो उस
सब बाहर के हैं। इसलिए से जनता के, आदिवासी जनता की कुछ भी चिंता नहीं, सहानुभूति नहीं, कुछ नहीं। इसी को हम बार बार देखते हैं। ये खुद एक बहुत बड़ा अन्याय है जो एक पूरे समाज के खिलाफ किया जा रहा है। अभी आखिरी में जो अभी किया जा रहा है, अगर आदिवासी सब इकट्ठा होकर लड़ेंगे अपने, उनको रोकने के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए उनको बांटने का भी अच्छा। साजिश हो रहा है। अच्छा। कौन आधार पर करेंगे? ईसाई आदिवासी, सरना आदिवासी बोलकर। मैं अच्छा, वो बांटने की कोशिश हो रही है, ये सत्ता वर्ग की तरफ से हो रही है जी। हाँ, कि वो आदिवासी, ईसाई आदिवासी और सरना आदिवासी, इनको अलग करें। ये वो अलग करने में सफल हो रहे हैं। एक तरफ किसी स्तर तक सफल हो रहे हैं। हाँ, जैसे चुनाव में अधिकतर सरना आदिवासी भाजपा को वोट दिए हैं। अच्छा 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 अच्छा। इसलिए ये तो एक बहुत बड़ा चिंता की बात है कि आदिवासी जो एकदम एक समूह के रूप में रहते थे, अभी उनको बांटा जा रहा है। न केवल बांटा, एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। ये हम सबों को बहुत चिंता की बात है। ये बहुत चिंता की लेकिन बात। जब ऐसे इश्यूज आते हैं, जैसे एक बांध बनता है, सबों की जमीन तो जाती है, तब सब इकट्ठा होकर संघर्ष करते हैं, सब इकट्ठा हो जाते हैं उस समय। लेकिन अच्छा। जब दूसरी बात आते हैं, उनको उसी में हिंदुत्व का बहुत सारी प्रभाव पड़ रहा है आदिवासी समाज में। आदिवासी समाज पर ये भी चर्चा इतना है। कि आदिवासी सरना धर्म हिंदू धर्म का एक अंश है, इस प्रकार ये भी चर्चा हो रही है। और अब लेकिन अब तो आदिवासी समाज उन चीज़ों को समझने लगा है, ऐसा लगता है। थोड़ा थोड़ा करके कुछ कुछ पॉकेट्स में लोग अब समझने लगे हैं इन मुद्दों को, कि हम हिंदू नहीं हैं। आदिवासी अब समझने लगे हैं धीरे धीरे, जैसा सुनने में आ रहा है अखबार मीडिया से जो मार्फत आ रहा है। तो मतलब ये चीज़ आपको हमेशा लगता है कि सत्ता में कोई भी रहे, वो इसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है झारखंड को, क्योंकि आदिवासी बहुत सीधे साधे हैं, बहुत आसानी से कब्जा किए जा सकते हैं। एक जो बहुत हर बार लोग सवाल उठाते हैं बाहर की दुनिया के, कि साहब विधानसभा लोकसभा में आदिवासियों का प्रतिनिधित्व होता है, रिजर्व सीट्स हैं, उनकी भूमिका क्या होती है? जो विधायक बनते हैं, जो सांसद बनते हैं, उनकी भूमिका आपको कैसी महसूस? उनमें से 10 में एक तो थोड़ा आदिवासियत को श्रेष्ठ मानकर उसको सामने रखने के, बाकी सब दूसरे मेन स्ट्रीम आइडियोलॉजी जो है उससे प्रभावित होते हैं। उसके बाद पद और पैसा में चले जाते हैं, बिक जाते हैं, ऐसा वर्ड कहा जा सकता है। अच्छा वही यही हाल है। तब तो फिर इसका हल क्या है? तो अल्टीमेटली, क्योंकि अब आप जैसे एक व्यक्ति कितना दूर तक ले जाएगा इसको? ऐसे हम एक व्यक्ति नहीं, इसलिए हम सबों को मिलकर हम सब हो सकते हैं लेकिन इतना तो मुश्किल तो है। सत्ता बहुत बड़ी है, बहुत पावर है उसके पास में, जो 60,000 करोड़ खर्च कर सकती है चुनाव लड़ने में। अभी आपने कहा तो वो कुछ भी कर सकती है, ये तो आप देख रहे हैं। तो इसका आप कोर्ट पर आप भरोसा ज़्यादा करते हैं। आपको लगता है कि भारतीय न्याय सिस्टम जो है वो कहीं न कहीं पर इसको बचा पाएगा? आपको आशा वही है? हम सबों का एकमात्र आशा रह गया है, आशा रहेगी कि न्यायपालिका कम से कम सच्चाई न्याय को खड़ा करने में रहेगा। खासकर थोड़ा उच्च स्तर पर हाई कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, उसमें कुछ अब तक कुछ आशा रह गया। आशा रहेगी। लेकिन नीचे मजिस्ट्रेट जो है डिस्ट्रिक्ट, वो सब गवर्नमेंट अपॉइंट ही है। गवर्नमेंट इसलिए आज जो मेरे खिलाफ चल रहा है, उनको मुझे एक अपराधी बनाना बहुत आसान है। सिर्फ एक मजिस्ट्रेट के पास जाना है, बोलना है यूएपी के अंतर्गत हम लोग फलना ऐसा कुछ पाए हैं, इसलिए उसको गिरफ्तार किया जाए, वो सही कर देगा। वो सब गवर्नमेंट अपॉइंटीज है। इसलिए कम से कम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के स्तर पर ऐसे कुछ आशा रखती है। उसके अलावा हम सबों को जो इकट्ठा होकर जो आवाज़ उठाते हैं, जन आंदोलन
के द्वारा उसी से ही बाकी सब कुछ आशा बनती है। आशा बनता है। बनती है। आपका बहुत समय लिया हमने, तो सो किसलय जी, जो भी हम लोग आप साथ तो देते रहे हैं, अभी भी हमेशा देते रहिए। हमेशा हम लोग साथ में हैं, सच्चाई के साथ में हम लोग हमेशा रहे हैं, ह्यूमन राइट्स के साथ में हमेशा रहे हैं और जीवन भर रहेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो आपने सुना फादर स्टैन स्वामी को। फादर स्टैन इस उम्र में भी जिस संघर्ष और जिस मादा के साथ संघर्ष कर रहे हैं, अद्भुत है। आगे भी हम इनसे बातचीत करते रहेंगे। धन्यवाद।